हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन लर्निंग वेबसाइट। दोस्तों, भारत की राज्य व्यवस्था में हम लोग आज बात करेंगे वित्त आयोग यानी फाइनेंस कमीशन के बारे में। दोस्तों, भारत के संविधान में अनुच्छेद 280 के अंतर्गत अर्ध न्यायिक निकाय के रूप में वित्त आयोग की व्यवस्था की गई। इसका गठन राष्ट्रपति द्वारा हर 5वें वर्ष या आवश्यकता अनुसार उससे पहले किया जाता है। बात करते हैं इसकी संरचना की, तो वित्त आयोग में एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य होते हैं जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। उनका कार्यकाल राष्ट्रपति के आदेश के तहत तय होता है। उनकी पुनर्नियुक्ति भी हो सकती है। संविधान ने संसद को इन सदस्यों की योग्यता और चयन विधि का निर्धारण करने का अधिकार दिया। इसी के तहत संसद ने आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की विशेष योग्यताओं का निर्धारण किया है। अध्यक्ष सार्वजनिक मामलों का अनुभवी होना चाहिए और अन्य 4 सदस्यों को निम्नलिखित रूप से चुना जाना चाहिए। पहला, किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश या इस पद के लिए योग्य व्यक्ति। दूसरा, ऐसा व्यक्ति जिसे भारत के लेखा एवं वित्त मामलों का विशेष ज्ञान हो। तीसरा, ऐसा व्यक्ति जिसे प्रशासन और वित्तीय मामलों का व्यापक अनुभव हो। चौथा, ऐसा व्यक्ति जो कि अर्थशास्त्र का विशेष ज्ञाता हो। अब बात करते हैं वित्त आयोग यानी फाइनेंस कमीशन के कार्य। वित्त आयोग भारत के राष्ट्रपति को निम्नलिखित मामलों पर सिफारिश करता है: संघ और राज्यों के बीच करों के शुद्ध आगमों का वितरण और राज्य के बीच ऐसे आगमों का आवंटन। दूसरा, भारत के संचित निधि में राज्यों के राजस्व में सहायता अनुदान को शासित करने वाले सिद्धांत। तीसरा, राज्य वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर राज्य के नगरपालिकाओं और पंचायतों के संसाधनों की अनुपूर्ति के लिए राज्य की संचित निधि के संवर्धन के लिए आवश्यक उपाय। चौथा, राष्ट्रपति द्वारा आयोग को सुदृढ़ वित्त के हित में निर्दिष्ट कोई अन्य विषय। 1960 तक आयोग असम, बिहार, उड़ीसा एवं पश्चिम बंगाल को प्रत्येक वर्ष जूट और जूट उत्पादों के निर्यात शुल्क में निवल प्राप्तियों के एवज में दी जाने वाली सहायता राशि के बारे में सुझाव देता है। संविधान के अनुसार यह सहायता राशि 10 वर्ष की अस्थायी अवधि तक दी जाती है। आयोग अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपता है, जो इसे संसद के दोनों सदनों में रखता है। रिपोर्ट के साथ उसका आकलन, संबंध ज्ञापन एवं इस संबंध में उठाए जा सकने वाले कदमों के बारे में विवरण भी रखा जाता है। सलाहकारी भूमिका। यह स्पष्ट करना आवश्यक होगा कि वित्त आयोग की सिफारिशें की प्रगति सलाहकारी होती है और इसको मानने के लिए सरकार बाध्य नहीं होती है या केंद्र सरकार पर निर्भर करती है कि वह राज्य सरकारों को दी जाने वाली सहायता के संबंध में आयोग की सिफारिशों को लागू करे। इसे दूसरे शब्दों में व्यक्त किया जा सकता है कि संविधान में यह नहीं बताया गया है कि आयोग की सिफारिशों के प्रति भारत सरकार बाध्य होगी और आयोग के द्वारा दी गई सिफारिशों के सिफारिश के आधार पर ही राज्यों द्वारा प्रावधान को लाभकारी मामलों के लगाने को उसे विवेक अधिकार होगा। इस संबंध में डॉक्टर पी.वी. राजमात्रा, चौथे वित्त आयोग के अध्यक्ष, ने ठीक ही कहा। क्योंकि वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है जो अर्ध न्यायिक का कार्य करता है तथा इसकी सलाह को भारत सरकार तब तक मानने के लिए बाध्य नहीं है जब तक कि कोई बाध्यकारी कारण ना हो। भारत के संविधान में इस बात की परिकल्पना की गई है कि वित्त आयोग भारत में राजकोषीय संघवाद और के संतुलन की भूमिका निभाएगा। यद्यपि पूर्ववर्ती योजना आयोग गैर संवैधानिक और गैर संवैधानिक निकाय के प्रादुर्भाव के साथ केंद्र राज्य वित्तीय संबंधों में इसकी भूमिका में कमी आई है। चौथे वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर पी.वी. राजमन्नार ने संघीय राजकोषीय आंदोलनों से पूर्ववर्ती योजना आयोग एवं वित्त आयोग के बीच कार्यों एवं उत्तरदायित्व की अतिव्याप्ति को बताया है। अब बात करेंगे प्रथम से लेकर 14वें वित्त आयोग के बारे में। प्रथम, के.सी. नियोगी, नियुक्ति वर्ष 1951। द्वितीय, के. संथानम 1956। तृतीय, ए.के. चंदा 1960। चतुर्थ, डॉक्टर पी.वी. राजमन्नार 1964। पंचम, महावीर त्यागी 1968। छठवां, ब्रह्मानंद रेड्डी 1972। सातवां, जे.एम. सेलात 1977। आठवां, वी.आई. चहाड़ 1982। नवा, ए.एन.के.पी. साल्वे 1987। 10वां, के.सी. पंत 1992। 11वां, ए.एम. खुसरो 1998। 12वां,
डॉक्टर सी रंगाराजन 2002 और 13वां डॉक्टर विजय कल्लार 2007, 14वां वी रेड्डी 2013। जबकि बात करते हैं इसके वित्त आयोग से संबंधित अनुच्छेद के बारे में, तो 280 वित्त आयोग और 281 वित्त आयोग की अनुशंसाएं। थैंक्स फॉर शेयरिंग।